आंकड़ा बेसिकली कंपनी द्वारा घोषित डिविडेंड था उस शेयर की बाजार कीमत के बीच संबंध क्या है उसको दर्शाता है बेसिकली। उसके बाद एक कम बोनस आपने सुना होगा। देखिए, बोनस की संभावना लिए हुए शेयर्स कम बोनस कहलाते हैं। अर्थात कोई कंपनी अपने शेयरों पर बोनस इशू घोषित करने वाली है तो बुक क्लोजर रिकॉर्ड डेट से पहले इस कंपनी के शेयरों में बोनस की संभावना शामिल होती है। बाजार की भाषा में इन शेयरों को कम बोनस कहा जाता है। स्वाभाविक है कि इन शेयरों की कीमतों में बोनस शेयर का संभावित लाभ भी शामिल होता है। उसके बाद कम डिविडेंड, इसका भी वही है। किसी कंपनी द्वारा डिविडेंड घोषित करने से पहले शेयरों की कीमत में संभावित डिविडेंड का लाभ भी छिपा होता है। ऐसे शेयर को कम डिविडेंड कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए एक्स बोनस आपने सुना होगा। एक्स बोनस क्या है? कंपनी द्वारा बोनस घोषित करने के पश्चात शेयर की कीमत से संभावित बोनस का अंश निकल जाता है। जब बोनस घोषित कर दिया जाता है तो शेयरों की कीमत से उस बोनस का अंश निकल जाता है। उस समय बाजार में उसकी कीमत को एक्स बोनस प्राइस कहते हैं। इसी तरह एक्स डिविडेंड रेट भी होता है। कंपनी द्वारा सार्वजनिक रूप से घोषित की गई तारीख जिसके पश्चात शेयर की खरीद पर लाभांश का हक नहीं होता है उसे एक्स डिविडेंड कहते हैं। यदि बाकी अन्य स्थितियां अपरिवर्तित रहें तो इस तारीख के बाद शेयर की कीमत में थोड़ी गिरावट आना लाजमी है, क्योंकि डिविडेंड लेने के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर डिविडेंड लेने के बाद उनको बेचेंगे तो प्राइस फिर डाउन होगा। डेप्रिसिएशन से सभी लोग, मेरे ख्याल से आप सभी लोग वाकिफ होंगे। किसी भी कंपनी की अचल संपत्ति जैसे कि प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, इन सबों की एक निश्चित लाइफ होती है, वर्किंग लाइफ। प्रतिवर्ष इस आयु में कमी होती रहती है तथा बची हुई आयु के अनुसार उसकी कीमत का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रक्रिया को डेप्रिसिएशन कहते हैं। सरल शब्दों में किसी संपत्ति की आयु 20 वर्ष है तो प्रतिवर्ष उसकी कीमत में 5% की कटौती करके डेप्रिसिएशन किया जाता है। फिर देखिए मंदी का दौर, आर्थिक गतिविधियों में उतार का दौर जिसमें कीमतों में गिरावट, मांग में कमी, बेरोजगारी का बढ़ना, शेयर बाजार में गिरावट आदि से आंका जा सकता है। इसे डिप्रेशन या मंदी का दौर इसे ही कहा जाता है। प्राय कंपनियां इस दौरान पब्लिक इशू और आईपीओ लाने से बचती है। फिर डिवैल्यूएशन, जब देश की मुद्रा की कीमत एक्सचेंज रेट के रूप में अन्य देशों की मुद्रा की कीमत की तुलना में कम कर दी जाती है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। इस प्रकार जो आयातित माल होता है उनका कीमत बढ़ जाता है, जबकि विदेशों के लिए इस देश का निर्यात किया जाने वाला माल सस्ता होता है, जिससे निर्यात में बढ़ोतरी होती है। फिर आपने डी इन्वेस्टमेंट का नाम सुना होगा, विनिवेश जिसको बोलते हैं। बेसिकली जब कोई कंपनी अपने द्वारा स्थापित संपत्ति या कैपिटल में कमी करती है, संपत्ति को बेचकर अथवा नवीनीकरण को नकार कर, तो इसे विनिवेश कहते हैं। कंपनी प्रायः अनुत्पादक इकाइयों से छुटकारा पाने के लिए ऐसा करती है। फिर उसके बाद आप दोहरी सूचीबद्धता समझते हो, डुअल लिस्टिंग जिसको बोलते हैं। देखिए, जब कोई शेयर एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो तो उसे उस शेयर की दोहरी सूचीबद्धता कहा जाता है। इससे उस शेयर के कारोबार को बढ़ावा मिलता है। फिर डड इशू आपने सुना होगा, डड इशू बेसिकली ऐसा पब्लिक इशू जिसे बहुत जोर शोर से पब्लिसिटी
कर बाजार में उतारा गया हो, लेकिन यदि वह निवेशकों को लाभ पहुंचाने में असफल रहता है तो ऐसी इशू को ही डेड इशू बोलते हैं। ऐसे केस में कंपनी या तो ऑपरेशन शुरू ही नहीं करती या फिर बिजनेस शुरू करते ही लिक्विडेशन की प्रक्रिया शुरू कर देती है। यानी कि ऐसा आईपीओ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल ओला, अभी रिसेंट में आप देख लो ओला, डेड इशू। फिर उसके बाद डल मार्केट। देखिए बेसिकली जब शेयरों के क्रय व विक्रय मूल्य में दीर्घ अंतर हो तो ट्रेडिंग की प्रक्रिया में मंदी आ जाती है, जब लिक्विडिटी नहीं रहती है। स्टॉक एक्सचेंज में ऐसी स्थिति को डल मार्केट कहा जाता है। ऐसी स्थिति में वित्तीय संस्थान स्थिति के अनुसार संस्थागत खरीद व बिक्री करते हैं, जिससे स्टॉक एक्सचेंज में हलचल पैदा हो तथा ट्रेडिंग अपनी गति पकड़ सके। डल मार्केट बेसिकली क्या हो गया, शेयर का परचेज और सेल प्राइस के बीच में बहुत ज़्यादा जब डिफरेंस आ जाए, गैप आ जाए, तो इसको डल मार्केट बोला जाता है। अब इस डल मार्केट में लिक्विडाइजेशन लाने के लिए या मार्केट में एक डिमांड पैदा करने के लिए बड़े बड़े जो FII TII वगैरह हैं वो शेयरों की खरीद बिक्री बड़ी मात्रा में करते हैं, ताकि शेयरों का प्राइस एक लेवल तक आए और आम निवेशक भी शेयरों की खरीद बिक्री कर सकें। फिर अर्निंग यील्ड। देखिए किसी कंपनी के कर पश्चात कोई भी कंपनी कर देने के बाद नेट प्रॉफिट जो होता है, शुद्ध लाभ जिसको बोलते हैं, उसके शेयरों की कुल बाजार कीमत से विभाजित किया जाए तो प्राप्त आंकड़ा शेयरों की अर्निंग यील्ड कहलाता है। शुद्ध लाभ को शेयरों से डिवाइड करने के बाद जो कंपनियां निवेशकों की नज़र में ऊंची आंकी जाती है उनकी अर्निंग यील्ड कम होती है। जो कंपनियां निवेशकों की नज़र में ऊंची आंकी जाती है उसकी अर्निंग यील्ड कम होती है, क्योंकि उनके शेयरों की बाजार कीमत ज़्यादा होती है। इसके विपरीत हाई अर्निंग यील्ड उस कंपनी में निवेशकों का कमज़ोर विश्वास दर्शाता है। फिर आप चलिए ग्रोइंग प्राइवेट। जब कंपनी स्वयं अपने शेयर सेकेंडरी मार्केट से खरीदने लगे ताकि कंपनी का स्वामित्व कंपनी के कुछ प्रमोटरों के हाथ में वापस आ सके, या किसी निजी खरीददार द्वारा कंपनी के अधिकांश शेयर खरीद लिए जाएं, तो ऐसी स्थिति में कंपनी पर मालिकाना हक निजी व्यक्ति के हाथ में चला जाता है। प्रायः ऐसी स्थिति तब आती है जब कंपनी का व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा होता है तथा उसके शेयरों की बाजार कीमत बुक वैल्यू से भी नीचे आ जाती है। तब कंपनी प्रबंधन सस्ती दरों पर अपने शेयर सेकेंडरी मार्केट से खरीद लेता है। ऐसा करके कंपनी प्रबंधन कंपनी को किसी दूसरे के द्वारा हथियाए जाने की संभावना को भी टाल देता है। फिर तो गोइंग प्राइवेट आप समझ गए। उसके बाद एक आता है ग्रोइंग पब्लिक। बेसिकली होता क्या है कि जब कोई निजी कंपनी अपना विस्तार करने के लिहाज से अपने शेयर पब्लिक इशू लाकर बिक्री के लिए आम जनता के लिए प्रस्तुत करें तो उसको बोलते हैं ग्रोइंग पब्लिक। उसके बाद आ जाइए आप इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर, जिसे संस्थागत दलाल कहते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड, यूनिट ट्रस्ट, LIC या अन्य दूसरे संस्थानों के लिए शेयर बाजार से शेयरों और बॉन्डों की खरीद व बिक्री करने वाला ब्रोकर इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर कहलाता है। संस्थागत ब्रोकर भारी संख्या में खरीद फरोख्त करता है
तथा इन्हें आम निवेशकों की तुलना में काफ़ी कम कमीशन चुकाना पड़ता है। संस्थागत निवेशक जो होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये बेसिकली बैंक हैं, म्यूचुअल फंड हैं, यूनिट ट्रस्ट हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां इत्यादि सिक्योरिटीज़ के संस्थागत निवेशक होते हैं। संस्थागत निवेशक बड़ी संख्या में खरीद फरोख्त करते हैं, अतः ये शेयर मार्केट में सहायक की भूमिका अदा करते हैं। जब आम निवेशक व सट्टेबाज शेयर बाजार से आशंकित होकर ट्रेडिंग गतिविधि से दूर रहते हैं, ऐसी अवस्था में संस्थागत निवेशक अपना प्रभाव दिखाकर शेयर मार्केट में गतिविधि बनाए रखते हैं। तरलता, बेसिक लिक्विडिटी, नगद की उपलब्धता अथवा ऐसी संपत्ति का स्वामित्व जिसे तुरंत नकदी में परिवर्तित किया जा सके लिक्विडिटी या तरलता कहलाता है। यद्यपि बाजार में किसी भी संपत्ति को औने पौने दामों में बेचकर नकदी हासिल की जा सकती है, परंतु यह स्वस्थ स्थिति नहीं है। तरलता की सही स्थिति में ऐसी संपत्ति को बाजार में सही दामों पर बेचे जाने का माहौल होना चाहिए। उसके बाद देखिए लिस्टेड शेयर, बेसिकली वे शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज में खरीद बिक्री के लिए दर्ज होते हैं सूचीबद्ध शेयर या लिस्टेड शेयर कहलाते हैं। इनके साथ बहुत सारी सुविधाएं जुड़ी होती हैं। पहला सुविधा है स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से वास्तविक बाजार कीमत पर इनका लेन देन किया जा सकता है। दूसरा है इन्हें कभी भी तरलता में बदला जा सकता है। तीसरा है इनकी कीमतों का सही मूल्यांकन होता है। चौथा है इनकी कीमतों के बारे में लगातार जानकारी उपलब्ध रहती है। फिर है इनकी कंपनियों के बारे में सारे इंफॉर्मेशन उपलब्ध रहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इन शेयरों के नियमानुसार लेन देन पर कड़ी नज़र रखता है। मर्चेंट बैंक, ये कॉमर्शियल बैंक से अलग होते हैं। बेसिकली इनका कारोबार इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग तथा कंपनियों उद्योग धंधों के लिए देश विदेश से वित्तीय संसाधन इत्यादि जुटाना होता है। ये मर्चेंट बैंक कंपनियों की तरफ से शेयर व डिवेंचर भी जारी करते हैं तथा उन्हें अंडरराइट की सुविधा भी देते हैं। ये कंपनियों के अधिग्रहण तथा विलय में भी शामिल होते हैं। मोटे तौर पर इन्हें कंपनियों का कंसल्टेंट भागीदार कहा जा सकता है। फिर म्यूचुअल फंड, जिसको हम लोग बोलते हैं साझा कोष हिंदी में, बेसिकली ये फंड निवेश कंपनियों द्वारा बैंकों द्वारा चलाए जाते हैं। ये म्यूचुअल फंड निवेशकों के धन को विभिन्न प्रकार की सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे फंड में निवेश का समय एक निश्चित अवधि अथवा ओपन एंडेड हो सकता है, एक फिक्स्ड टाइम के लिए, या ओपन एंडेड हो सकता है। म्यूचुअल फंड के निवेशकों को यह सुविधा होती है कि शेयर बाजार की जटिल तकनीकी जानकारियों से अवगत हुए बिना वे इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश से जुड़े खतरे की कमी के साथ आकर्षक डिविडेंड तथा संतोषजनक रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड के प्रबंधक निवेशकों के धन को विभिन्न प्रकार की सिक्योरिटीज तथा विभिन्न प्रकार की कंपनियों में लगाते हैं, जिससे निवेश से जुड़ा खतरा कम हो जाता है। निवेशकों द्वारा शेयर बाजार में सीधे निवेश की तुलना में म्यूचुअल फंड की मार्फत निवेश में जोखिम कम होता है। फिर NAV जानना जरूरी है, नेट एसेट वैल्यू। किसी भी म्यूचुअल फंड द्वारा निवेश की गई पूंजी की सिक्योरिटी की बाजार कीमत में से सारी देनदारी निकालने के पश्चात प्रति सिक्योरिटी जो मूल्य आता है वह उस म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू कहलाती है। सिक्योरिटीज की बाजार कीमतों में बदलाव आने पर नेट एसेट वैल्यू में भी परिवर्तन आता है। NAV में वृद्धि निवेशकों के लाभ को दर्शाती है तथा म्यूचुअल फंड प्रबंधकों की क्षमता का प्रदर्शन भी इसी से परिलक्षित होता है।
रिस्क, शेयर बाजार में रिस्क की परिभाषा बहुत ज़रूरी है। बेसिकली रिस्क क्या है? शेयर बाजार में निवेश के साथ जो है लाभ और हानि का हमेशा से जुड़ाव रहा है। हानि की संभावना को ही जोखिम या रिस्क कहते हैं। इस प्रकार किए गए निवेश में बहुत सारे जोखिम जुड़े होते हैं। जैसे कंपनी को अगर लाभ नहीं हुआ तो कोई डिविडेंड घोषित नहीं किया जाएगा। दूसरा, कंपनी को अपेक्षित लाभ न होने की स्थिति में काफ़ी कम डिविडेंड दिया जाएगा। तीसरा, लंबे समय तक शेयरों की कीमतों में परिवर्तन न हो अथवा शेयरों की कीमतों में आई गिरावट में लंबे समय तक सुधार न हो। कंपनी व्यापार में असफल हो जाए तथा कंपनी बंद करनी पड़े, ऐसी स्थिति में शेयरधारकों की लगभग सारी पूंजी घाटे में चली जाती है। चलिए, तो आज तो इतना ही। फिर हम लोग और भी समझेंगे इकोनॉमी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, मूव फॉरवर्ड।